थैंक यू शिवानी। उसकी जो बात थी ना फिर थोड़ी कहीं न कहीं उसकी बात गलत साबित होने लग गई, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो मैक्सवेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेंगे और वो जाके टकरा जाएगा न्यूक्लियस के साथ और वो एटम जो है कोलैप्स कर जाएगा। एक बात ये थी। दूसरी बात फिर ये सामने आई कि उसका एक ड्रॉबैक ये भी था कि जो स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है? कि स्पेक्ट्रम मतलब देखा गया कि अलग-अलग एटम्स के अलग-अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब कि अलग-अलग एटम जो होते हैं ना, अगर हम व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं इन अ गैस, तो हम देखते हैं कि हर एक गैस के लिए अलग-अलग कलर मिलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम अगर कभी जाओ ना तो शॉप्स के बाहर में लिखा रहता है ओपन और वो ना रेड लाइट में होता है। वो रेड लाइट में जो होता है ना एक्चुअली वो नियॉन वो नि पूरा का पूरा जो कलर होता है नियॉन का होता है। नियॉन से बनता है वो कलर, ठीक है? तो हर एक लाइट का कलर का अपना-अपना स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है? जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड की थ्योरी। अब आगे क्या हुआ देखो। अ, यहाँ पर ये देखा गया कि अलग-अलग एलिमेंट्स जो है ना, ठीक है? वो अलग-अलग कलर या अलग-अलग गैसेस अलग-अलग कलर एमिट करती है। और ये जो कलर की बात देखी गई थी ना, जो तुम लोगों ने क्लास 11th में भी एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल में फ्लेम टेस्ट। देखा होगा सोडियम का गोल्डन येलो होता है और लिलैक फ्लेम होती है पोटेशियम की। ये जो फ्लेम टेस्ट होता है ना, ठीक है? ये भी स्पेक्ट्रम ही हो गया, ठीक है? जो कि कन्फर्म करता है कि कौन-सा एलिमेंट होगा। तो इसके बारे में रदरफोर्ड की कोई भी थ्योरी सामने से उसको प्रूव नहीं कर पा रही थी। और ऐसा भी देखा गया था कि मान लो हमने कोई गैस पे कोई व्हाइट लाइट को पास करवाया। व्हाइट लाइट को जब पास करवाते हैं तो हम देखते हैं ना कि हमको सामने में जो स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम जैसे प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करवाते हैं तो 7 कलर्स मिलती है ना। तो हमने व्हाइट लाइट ऐसे पास करवाई किसी गैस पे से तो हम देखते हैं कि सामने में ना हमें कुछ कलर मिलते हैं और कुछ कलर नहीं मिलते, मतलब 7 रंग नहीं मिल रहे हैं। वैक्यूम से पास करवाओ सातों रंग मिलेंगे, एयर से पास करवाओ सातों रंग मिलेंगे, ठीक है, प्रिज्म से पास करवाएंगे तो। लेकिन कुछ गैसेस से कुछ कलर मिलते हैं और कुछ कलर नहीं मिलते। तो बोला कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ कलर मिलेंगे, कुछ कलर नहीं मिलेंगे? कलर मतलब एक तरह से वेवलेंथ बोल सकते हो, एग्ज़ैक्टली तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये एक सवाल था। अब पता है देखो हुआ क्या था उस समय ये कहानी कि एक्चुअली एक साइंटिस्ट था उस समय, ठीक है, बाल्मर। तो एक साइंटिस्ट किसी ने जाकर के बोला बाल्मर को, बाल्मर एक्चुअली मैथमेटिशियन था। तो उसको जाकर के बोला कि देखो एटम में हम क्या देखते हैं कि कुछ वेवलेंथ अवेलेबल होती है और कुछ वेवलेंथ जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती है। इसके पीछे कारण क्या है? तो वो जो बाल्मर था ना वो मैथमेटिशियन था, वो हमेशा कुछ सर्च कर रहा था कुछ ऐसी प्रॉब्लम की जो थोड़ी टिपिकल हो। नहीं होता कोई-कोई सनकी लोग होते हैं, कुछ अलग ही करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसने जाकर के इसको बोला कि तुम कोई फ़ॉर्मूला निकाल सकते हो। तो उसने एक्चुअली एक फ़ॉर्मूला निकाला था इसका कि कौन-सी वेवलेंथ प्रेज़ेंट होगी, कौन-सी वेवलेंथ नहीं प्रेज़ेंट होगी, ठीक है? तो उसने ये फ़ॉर्मूला दिया था ऐसा करके 1 बाय लैम्ब्डा का 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n का स्क्वायर। ये फ़ॉर्मूला हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है? ये मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला बाल्मर ने पहले दिया था, ठीक है? लेकिन याद रखना कि कितनी बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ का मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला दे दिया जाता है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है? जैसे कि बताओ तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा शायद से श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है? शायद ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है? क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो कि फ़ॉर्मूला से हमको रिज़ल्ट तो मिल जाते हैं, लेकिन वो फ़ॉर्मूलाज़ एक्चुअली फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाते। तो बाल्मर ने फ़ॉर्मूला पहले दे दिया था, ठीक है? कि ऐसा ये हम इससे निकाल सकते हैं कि कौन-सी वेवलेंथ जो होगी वो एब्ज़ॉर्ब होगी। और पता है उस समय ऐसा भी देखा गया था कि मान लो हमने व्हाइट लाइट को पास करवाया, तो उसमें से कुछ कलर तो एब्ज़ॉर्ब हो रहे थे, ठीक है? और कुछ कलर जो थे हमको बाहर में मिलते थे। जो कलर हमको मिलते थे ना, उसको हम कहते थे एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है? जो मिलते थे। व्हाइट लाइट पास करवाई और हमने क्या देखा कि हमको कुछ कलर मिलते थे, उसको नाम दिया गया एमिशन स्पेक्ट्रम। चलो ठीक है। अब मान लो अगर उसी गैस को ले लेते हैं और डार्क रूम में प्लेस करके अगर हम उस गैस को हीट करते हैं, तो देखा गया गरम करके गैस को हमको कुछ स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है? और जो स्पेक्ट्रम मिसिंग था एमिशन में, वो क्या कहते हैं उसमें, ठीक है?
वो हम लोग को मिल जाते हैं इसमें। दैट मीन्स मान लो कि हमने व्हाइट लाइट पास करवाई, ठीक है? और व्हाइट लाइट मतलब विबग्योर हो गया, ठीक है? तो विबग्योर में हमको यहाँ पे मान लो मिला वायलेट, ग्रीन, रेड, ठीक है? तो और मिसिंग कौन-सी है? आई, बी, जी, वाई, ओ, ये मिसिंग हो गई, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है? और ये क्या हो गया? ये हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिट हो रहा है, ठीक है? अगर मान लो जब हमने किसी गैस को हीट की, ठीक है? तो ये देखा गया कि जो जो हमको स्क्रीन पे मिल रहा है ना, ये स्क्रीन है, जो हमने गैस को लिया और हीट किया। गैस को लेके जब हीट करते हैं डार्क रूम में, तो हम क्या देखते हैं कि हमको गैस तक कुछ लाइट एमिट करती है, गर्म होने पे, हीट एनर्जी देने पे। और देखा गया कि वो जो लाइट हमको जो मिलती है ना, जो यहाँ मिस हो रहा था, मतलब ये चीज़ें मिस हो रही थी ना यहाँ पे, जब व्हाइट लाइट पास करवाते हैं, डार्क रूम में गैस को हीट करेंगे ना, ये सारे के सारे आपको कलर मिलते होंगे, ठीक है? तो ये जो कलर मिले ना, ठीक है? दिस वाज़ कॉल्ड एज़ ये जो यहाँ पर मिस हो रहे थे, वहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी एक सवाल था कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है? पर्टिकुलर वेवलेंथ क्यों मिलती है? ठीक है? कुछ कलर क्यों मिस होते हैं? गैस को लेके हीट करो तो जो मिस हो रहे थे व्हाइट लाइट पास करने पे वो हमको वहां पर मिल जाते हैं। तो ये सब सवाल था। और कौन से कलर मिस होते थे ना, तो उसका हमको पहले ही फॉर्मूला हमको मिल चुका था यहाँ से, ठीक है? अब इस फॉर्मूले का कोई वेरिफिकेशन नहीं था, फिजिक्स से इस फॉर्मूले का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब क्या हुआ, इस कहानी में आते हैं रदरफोर्ड के बाद। देखो याद रखना कि जे थॉमसन, ये पूरा हिस्ट्री कैसे चलती है, हिस्ट्री ऐसे चली थी। जे थॉमसन थे, ठीक है? और उनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, ठीक है? और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे गीगर मार्शल, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? और बढ़ाया था, ठीक है? इसलिए मैंने बोला था। अब क्या हुआ, एक नया साइंटिस्ट है नील्स बोर, ठीक है? नील्स बोर ने ना पहले काम किया था इसके साथ, जे थॉमसन के साथ। और वहाँ पे जब काम किया ना, तो जे थॉमसन को उसकी उसकी थ्योरी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आती थी, ठीक है? वो हमेशा जे थॉमसन की में उँगली करता था, तुम्हारा ये एटॉमिक मॉडल गलत है, यहाँ पे ये गलत है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जे थॉमसन उसको पसंद नहीं कर रहा था, ठीक है? अब क्या हुआ, उसका वो ना फिर मिलता है रदरफोर्ड के साथ। जब रदरफोर्ड की थ्योरी को पढ़ता है ना वो, तो जे नील्स बोर, तो उसको अच्छा लगता है, कि बोलता है कि नहीं, इसकी जो है ना, मेरे को ज़्यादा इसकी बात में दम नज़र आ रहा है। तो वो क्या करता है, वो चला जाता है इसके साथ, रदरफोर्ड के साथ, जो रदरफोर्ड के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है नील्स बोर। और रदरफोर्ड की जो-जो कमियाँ थी, ठीक है? उसको सुधारेगा कौन? नील्स बोर। और नील्स बोर को पता है एक्चुअली, तुम पढ़ोगे ना, थोड़ा गूगल गूगल करोगे ना, तो पढ़ोगे ना कि जो नील्स बोर है ना, ठीक है? उसको एक्चुअली फंड करने वाली कंपनी थी, बियर की कंपनी थी कार्ल्सबर्ग। उसने फंड किया था नील्स बोर के पूरे के पूरे रिसर्च। तो और ऐसा भी है कि नील्स बोर को अपने रिसर्च के लिए, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था। और ये देखो, ये ऐसा फील्ड था ना, जिसने भी काम किया मैक्सिमम लोगों को इसमें नोबेल प्राइज मिला। रदरफोर्ड को भी मिला, उसके चेले चपाटे गीगर मार्शल को भी मिला नोबेल प्राइज। उसके बाद आगे जाके नील्स बोर को भी प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज शायद 1922 में मिला था। अब ये जो कंपनी थी ना कार्ल्सबर्ग, जो फंड कर रही थी, इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी ना कि नील्स बोर के अपनी फैक्ट्री के बगल में इनको नील्स बोर को घर दिया। और डायरेक्ट पाइपलाइन लगवाया था अपनी फैक्ट्री से नील्स बोर के घर पे। और जहां से एक पाइपलाइन थी बियर की, और नील्स बोर जब चाहता ना, वो पाइप लगी हुई थी, ठीक है? वो टैप था, टैप खोल के जितनी बियर पीनी उतनी बियर पी लो, ठीक है? तो अगर वो कंपनी ने अगर इतना फंड नहीं किया होता, तो मेरे को ना पढ़ाना पड़ता, ना तुमको पढ़ना पड़ता, ठीक है? तो ये कुछ कहानी थी ऐसी। अब हम आते हैं मेन अपने मुद्दे पे, ठीक है? कि नील्स बोर ने क्या बोला था, कैसे उसने थ्योरी को सजेस्ट किया था, ठीक है? तो नील्स बोर की पहले से देखो, रदरफोर्ड की थ्योरी थी कि भई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो एनर्जी एमिट करेगा तो वो एटम कोलैप्स कर जाएगा। तो नील्स बोर ने क्या बोला अपनी थ्योरी पे आकर के, उसने 3 बातें बोली थी, ठीक है? पहला, हम लोग ना पहले ना बेसिकली इसके फ़ॉर्मूलाज़ पे फ़ोकस करेंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है?
तो मैं तुमको पहले ना इसके कैसे छोटे-छोटे फॉर्मूला से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं वो ट्रिक बताऊँगा, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पे जाएँगे। और डेरिवेशन से इम्पोर्टेंट इसके फॉर्मूलाज़। बोर्ड थ्योरी में सबसे पहला उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट, इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है? इन सच ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2। ठीक है, मतलब देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो किसी भी ऑर्बिट पे चक्कर काट सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर न्यूक्लियस ऐसे तो रदरफोर्ड बोला यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। उसने बोला कि ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमेंगे। ठीक है, और उस ऑर्बिट पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, ठीक है, वो NH/2 पाएगी। जैसे मान लो तुम अगर देखे होगे कि सीढ़ियां होती है, ठीक है, लैडर है, ठीक है, ऐसे लैडर। लैडर में क्या होता है, हम देखते हैं कि इसकी जो जो डंडे यहाँ लगे होते हैं वो पर्टिकुलर इंटरवल पे लगे होते हैं ना। ठीक है, इन द सेम वे एंगुलर मोमेंटम की कुछ ऐसी ऑर्बिट चूज करता है वो एन, जिसपे की एंगुलर मोमेंटम कुछ ऐसा होना चाहिए। एक बात उसने बोली, और उसके पीछे उसका सपोर्ट क्या था इन बातों पे। वो ऐसे बोला कि मान लो कोई भी अगर ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो वेव बनेगी, एक वेव बनी, दो, एक वेव यहाँ से लेकर के दो वेव, ठीक है, दूसरी वेव यहाँ पे हो गई, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी, ऐसे। तो मतलब जो अगर तुम देखोगे ना, तो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो वेव बनेगी ना, वो वेव का अगर हम देखें ना, तो मान लो अगर एन लैम्डा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्बिट पे कितनी वेव बनेगी तो एन लैम्डा बनेगी। ठीक है, एन लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर के। उसने ऐसा उसका पहला सजेशन यही था कि कोई भी ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन से जो रिलेटेड मैटर वेव होती है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ होगी, मान लो लैम्डा है, मान लो कोई ऑर्बिट एन लैम्डा है, ठीक है, किसी जितनी ऑर्बिट होगी उस पे उतनी वेव बनेगी, उसने ऐसा सजेस्ट किया पहले। और एन लैम्डा जो था वो 2 पाई आर के इक्वल होगा। उसके बाद उसने क्या बोला कि लैम्डा इक्वल टू H/P होता है। P मतलब क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो P क्या हो जाएगा, H/लैम्डा, P फॉर मोमेंटम। अभी दैट इज mv इक्वल टू H/लैम्डा। अब mvr इक्वल टू HR/लैम्डा। mvr HR/लैम्डा कितना होगा, 2 पाई r/n। ठीक है, ये कट गया, तो क्या बचा, NH/2 पे बचा। इनफैक्ट उसने पहले क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे घूमेगा उसकी उतनी वहां पर नंबर ऑफ वेव बनेगी। पहले ऑर्बिट पे एक वेव बनेगी, दूसरे ऑर्बिट पे दो वेव बनेगी, तीसरे ऑर्बिट पे तीन वेव बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल देगा एन लैम्डा। ठीक है, अब मान लो अगर फर्स्ट ऑर्बिट हो तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर। ऑब्वियसली बात है, जितनी भी वेव बनेगी वो तो सरकमफेरेंस के इक्वल होगी ना। ठीक है, अगर मान लो एक ही है, ठीक है, ऐसे तो बनाओ अगर जैसे मैंने बनाया, ठीक है, सर्कल लेकर के प्रॉपर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऐसा फॉलो होगा। ठीक है, तुमको बस इतना लेकिन याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात उसने बोली कि इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनर्जी। ठीक है, और उस इन ऑर्बिट्स का नाम दिया गया दीज आर स्टेबल ऑर्बिट्स। अभी जो n1 जो n होगा ना 1 2 3 4, दीज आर स्टेबल
और तीसरी बात उसने बोली कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे ट्रेवल करेगा ना, तो वहां पे वो एनर्जी एमिट करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन when electron jumps from one orbit to other, it returns back, ठीक है, वापिस आ जाता है, ठीक है, और and releases energy। एनर्जी कैसे होता है, E2 माइनस E1, ठीक है, इक्वल्स टू दो का डिफरेंस कितना हो जाएगा, H इंटू M, ठीक है, ये एनर्जी का डिफरेंस हो गया। ये तीन बातें बोर्ड ने बोली थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, जिस ऑर्बिट में घूमता है उसको मैं कहते हैं स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट अगर चला भी जाता है ना, तो वापस से वो सेकंड से फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मान लो 10 थी, सेकंड की एनर्जी मान लो 8, सेकंड की एनर्जी मान लो 12 है, तो 10 से 12 में गया, 12 से वापस से 10 में आ गया, दो एनर्जी जो होगी ना वो एमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो तीनों के बोर्ड की जो है ना तुम लोग को पोस्टुलेट्स याद रखते हैं अपने बोर्ड थोड़ी, ठीक है, इसको नोट कर जाना। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, अब देखना, इसके पहले कि हम लोग कुछ डेरिवेशंस करे थे, हम लोग रेडियस के बारे में, उसके बाद एनर्जी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, कुछ कुछ बेसिक बातें मैं पहले बताया था। जो फॉर्मूलाज हम लोग कैसे हमारे सामने होते हैं, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट का फॉर्मूला हो जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। ये चीज एकदम रट जानी है तुम लोग को, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है 2.19 इंटू 10⁶ इंटू z बाय n। और एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। फिर n refers to the number of orbit and z refers to the atomic number, ठीक है। ये होता है हमारा एंगस्ट्रॉम में, रेडियस होता है, ये हमारा हो जाता है मीटर पर सेकंड में, और ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीन फॉर्मूला एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो तीन एक्सप्रेशन है ना, रेडियस के, वेलोसिटी के और एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर इस पे देखो पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं अधिकतर, ठीक है। हम लोग पहले ना इस फॉर्मूले से डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके देखो इसके जो डेरिवेशन है ना, वो उसपे काफी सारे कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो हमारे उतने लिए काम के भी नहीं, सब डिस्कस हम लोग सारे करेंगे, लेकिन जो काम की चीजें ना जो तुमको पहले आनी चाहिए, ठीक है, वो तुमको अच्छे से दिमाग में रखनी है। ऐसा बोल देगा कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम एटम। तो हमको पता है कि दोनों के लिए n1 लेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों के लिए n1 लेंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो z का रेशियो क्या ले लेंगे हम लोग, z का रेशियो 1:2 का ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। सेम वे से वेलोसिटी से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, वो कौन से आते हैं देखो जरा, जो तुमको एकदम अच्छे से आने चाहिए, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो
कि अगर कुछ इस चैप्टर से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला ही है और इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है वही इंपॉर्टेंट है। तो इस पे अगर मैं तुमको बताऊँ ना कि ऐसा सवाल होगा, बोल दिया जाएगा मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट से जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट। तो बताओ जब अगर वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना एनर्जी इन ऑर्बिट नंबर 2 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये जो जगह -13.6 हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, Nb1 होता है, ठीक है। एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Z को 1 ले लो और यहाँ पे N है ना तो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी तो -4 3 12 2.4। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकेंड से फर्स्ट पे तो कितना एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा यहाँ से, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी -3.4 प्लस 13.6, ये हमारा हो जाएगा 11.2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन रिलीज, ठीक है। किताबों में पता है इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स करके रेश इसको निकाला जाता है एनर्जी को, लेकिन तुमको उस पर ज्यादा घुसता नहीं है, ज्यादा उस सब में घुसोगे ना रेडबर्ग कांस्टेंट वो सब ठीक है, डिराइव करने आएगा तो समझ लो, ठीक है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे क्या कहते हैं ये एनर्जी का फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन वेवलेंथ निकालने आए ना तो जैसे मैंने बताया वैसे ही करो। उसके बाद पूछा जाएगा नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज एनर्जी ऑफ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, वो कितना 11.2 है ना। अच्छा अभी देखो एच सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी की वैल्यू मैंने बता के रखी थी 12420 12420। अगर हम इसको नैनोमीटर में यूज करते ना वेवलेंथ निकालने के लिए तो 1242 लेना पड़ता, ठीक है, बाय लैम्डा इक्वल टू 11.2। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा हो जाएगा 1242 बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 11.2, ठीक है। यहाँ से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, तो देख लो आंसर क्या करेगा, 120 करके आएगा ना, 10 से डिवाइड होगा तो 124.2 हो जाता है, तो यहाँ पे 11.2 है, कुछ मुझे लगता है 110 के आसपास 115 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी बात सबको, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी क्या रिलीज होगी तो हम यहाँ पे h इंटू एफ कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। यही पे हमसे सवाल ऐसा आ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम से टू सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, तो बताओ वेवलेंथ ऑफ द फोटोन क्या होगा, निकालो तो जरा से सब कुछ जंप करेगा ये इस फॉर्मूले से निकालो, हीलियम के फोर्थ ऑर्बिट से जंप करता है सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। तो हीलियम के लिए फोर्थ ऑर्बिट है तो इनको 4 ले लो, निकालो फोर्थ ऑर्बिट पे कितनी एनर्जी होगी, जेड तुमको पता ही होगा हीलियम के लिए, ठीक है, फटाफट निकालो इसको।
सबको ट्राई करो। सही है, नैनोमीटर में होगा ना, वेवलेंथ निकालना है। हाँ, तो फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे ना, तो फोर्थ का हम यहाँ पे ले सकते हैं -13.6 इंटू जेड हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और एन हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो -13.6 2 का स्क्वायर 4 और एन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 4 16, सब्ट्रैक्ट कर लो और बस ये फॉर्मूला को याद रखना है और निकाल लेना। ठीक है, तो जब भी तुमको फोटोन के बारे में कभी भी पूछा जाए ना, तो हमेशा यही मेथड फॉलो करना है जैसे मैंने बताया। ठीक है, ये मैंने अभी कोई भी खिचड़ी नहीं पकाई है इसमें। ठीक है, जो मैंने 3 फॉर्मूले बताया, इस तीनों फॉर्मूले को तो हम रट जाना है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे आते हैं कि जितने भी फॉर्मूलाज हमारे सामने हैं, ठीक है, रेडियस के, वेलोसिटी के, एनर्जी के, ये आए कहाँ से, देखो इसको। ये फॉर्मूलाज हम कहाँ से लेकर के आए। अगर हम इन फॉर्मूलाज की बात करें ना, तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने 2 कंसेप्ट यूज किए नील्स बोर के। एक तो याद रखना कि हमने नील्स बोर का कंसेप्ट यूज किया कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब पता ही है ना कि पर्टिकुलर वैल्यू का, तो एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई होता है, दैट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, और दूसरी बात वहां पर ये बोली गई है ना कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला कंसेप्ट है उसको यूज किया गया। देखो अगर दोनों कंसेप्ट को अगर हम देखें ना ध्यान से, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेरिवेशन की। हालांकि डेरिवेशन सब लोगों ने किया हुआ पहले भी। पहला था mv/nh/2 पाई, और दूसरा होता है k इंटू, मान लो कोई यहाँ पे ये जो डेरिवेशन है ना, फॉर यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है। ठीक है, ये ये एक्चुअली इसका एक लिमिटेशन था। ठीक है, ये हर एक एटम के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिसके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन, सिंगली चार्ज हीलियम आयन, डबली चार्ज लिथियम आयन, ठीक है, ट्रिपली चार्ज बेरिलियम आयन। ठीक है, उन सब के लिए होता है, इसके लास्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। बाकी एक्चुअली अगर मान लो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे ना, तो फिर तुम कैसे यूज कर सकते हो, क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लग रहा है और फिर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे फिर डिफिकल्ट होता है। तो फिर उसके लिए फिर रिजल्ट अलग से बनाया गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट करके बनाया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं क्या बताऊँ कि अब मान लो अगर यहाँ पे ये न्यूक्लियस है अगर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि
जेड ई, ठीक है, जेड इज एटॉमिक नंबर, ई हो गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इनटू ई बाय आर का स्क्वायर इक्वल्स टू के mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, हमको यहां से निकालना होगा रेडियस और वेलोसिटी और एनर्जी। तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू mv स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखूं ना ध्यान से, तो मुझे अगर यहाँ से आर निकालना है, तो इस आर को निकालने के लिए ना मैं इस आर को निकालने के लिए के जेड स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इस आर को यहाँ से निकालने के लिए मेरे को यहाँ से v को एलिमिनेट करना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ ना, तो मैं यहाँ से क्लियरली बोल सकता हूँ कि v क्या हो जाएगा हमारा, v मेरा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m r v स्क्वायर करूंगा ना, n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r